नमस्कार। कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी क्राइम डिटेक्टिव कहानी ब्योमकेश बख्शी, हत्यारा नहीं बल्कि न्याय का दूसरा भाग। यदि आपने इस कहानी का पहला भाग अभी तक नहीं सुना है तो पहले उसे जरूर सुने ताकि आप कहानी की शुरुआत और उसकी पृष्ठभूमि को अच्छी तरह समझ सके। तो चलिए अब बिना देर किए बढ़ते हैं कहानी की ओर। ब्योमकेश ने कागज को गौर से देखा। उस पर लिखा था एस 11 मिनट, दरवाजे के पीछे सावधान। एस का मतलब क्या था? डॉक्टर बसु ने उलझन में कहा, ये एस क्या हो सकता है? श्रद्धा चरण सोचने लगे, फिर अचानक बोले, हमारे घर में 4 स्टोर रूम है, चौथा स्टोर रूम यानी एस। ब्योमकेश का चेहरा गंभीर हो गया। तो हमें वहां चलकर देखना होगा। रात के सन्नाटे में सभी स्टोर रूम के सामने पहुंचे। दरवाजा बंद था, लेकिन जब ब्योमकेश ने हल्का धक्का दिया तो वो धीमे से खुल गया। सत्यवती ने धीरे से कहा, लगता है कोई जल्दी में इसे बंद करके गया था। अंदर घुसते ही सभी चौंक गए। कोने में एक लकड़ी का संदूक पड़ा था। ब्योमकेश ने संदूक खोला। अंदर कुछ कागजात थे। एक पत्र निकला जिस पर लिखा था, काम पूरा होते ही सबूत मिटा देना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा चरण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो गणेश को किसी ने निर्देश दिए थे, लेकिन कौन? ब्योमकेश ने कागजों को ध्यान से पढ़ा। उसमें कुछ नाम लिखे थे, जिनमें से एक नाम पर उन्होंने उंगली रख दी। अब असली अपराधी का नाम मेरे सामने है। डॉक्टर बसु ने चौंक कर पूछा, कौन है वो? ब्योमकेश मुस्कुराए, अभी नहीं, पहले हमें पूरी चाल समझनी होगी। स्टोर रूम में मिले सबूतों ने ब्योमकेश को एक नए निष्कर्ष तक पहुंचा दिया था। गणेश सिर्फ एक प्यादा था, लेकिन असली मास्टरमाइंड कौन था? ब्योमकेश ने उन कागजों को फिर से ध्यान से पढ़ा। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, प्रमोद। प्रमोद? कौन था प्रमोद? डॉक्टर बसु ने चौंक कर कहा, लेकिन ये नाम तो पहले कभी नहीं आया। श्रद्धा चरण कुछ सोचने लगे, फिर अचानक बोले, प्रमोद? अरे वो हमारा दूर का रिश्तेदार है। कुछ साल पहले पैसों की तंगी के कारण भाई साहब ने उसकी मदद की थी। ब्योमकेश ने सिर हिलाया और शायद उसे लगा होगा कि वो इस संपत्ति पर भी हक जता सकता है। सत्यवती ने कहा, तो क्या प्रमोद ने ही गणेश को हत्या के लिए उकसाया? ब्योमकेश मुस्कुराए, बिल्कुल। प्रमोद जानता था कि अगर वसीयत सुरेश के नाम होगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसने गणेश को लालच दिया और उससे हत्या करवाई, लेकिन असली चालाकी तब थी जब उसने सुरेश को फंसाने के लिए सबूत तैयार किए। श्रद्धा चरण के चेहरे पर गुस्सा था, तो इस सब के पीछे प्रमोद था। हमें उसे तुरंत पकड़ना होगा। ब्योमकेश ने कहा, नहीं, पहले हमें यकीन करना होगा कि प्रमोद सच में दोषी है। हम उसे ऐसी स्थिति में लाएंगे जहां वो खुद अपनी गलती मान ले। डॉक्टर बसु ने पूछा, कैसे? ब्योमकेश मुस्कुराए, बस हमें उसे भरोसा दिलाना होगा कि गणेश ने अपना मुंह नहीं खोला, और फिर देखना वो खुद फंस जाएगा। ब्योमकेश के दिमाग में एक योजना थी। प्रमोद को पकड़ने के लिए उसे अपनी ही चाल में फंसाना जरूरी था। श्रद्धा चरण चिंतित स्वर में बोले, लेकिन प्रमोद से सामना कैसे किया जाए? अगर उसे शक हो गया तो वो भाग भी सकता है। ब्योमकेश मुस्कुराए, यही तो हमें रोकना होगा। हमें उसे विश्वास दिलाना होगा कि गणेश अब भी उसके भरोसे में है। डॉक्टर बसु ने पूछा, लेकिन प्रमोद को यहां कैसे बुलाया जाए? ब्योमकेश ने गणेश का नाम लेते हुए कहा, हम गणेश के नाम से प्रमोद को एक संदेश भेजेंगे। उसमें लिखा होगा कि पुलिस को अब तक कुछ नहीं पता और वह उसे एक गुप्त स्थान पर मिलना चाहता है। अगर प्रमोद को यकीन हो गया कि गणेश भी उसके पक्ष में है तो वो जरूर मिलने आएगा। गुप्त संदेश भेजा गया। एक विश्वास पात्र व्यक्ति के जरिए प्रमोद को संदेश भिजवाया गया। काम हो गया, लेकिन मुसीबत बढ़ रही है। मिलो वरना सब खत्म। अब देखना था
कि प्रमोद इस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। अगली रात तय जगह पर सभी छिपकर इंतजार कर रहे थे। रात के करीब 11 बजे संतरी की धीमी आवाज आई, कोई आ रहा है। सभी सतर्क हो गए। कुछ ही पलों में एक साया धीमे कदमों से अंदर दाखिल हुआ। प्रमोद चारों ओर देखने लगा और फुसफुसाया, गणेश तू कहाँ है? व्योमकेश अंधेरे से बाहर आते हुए बोले, गणेश अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता प्रमोद। प्रमोद चौंक गया। तुम यहां? व्योमकेश ने दृढ़ स्वर में कहा। हाँ, और तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। प्रमोद ने भागने की कोशिश की, लेकिन पहले से तैयार पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब वो गुस्से में चिल्ला रहा था, तुम लोग कुछ साबित नहीं कर सकते। व्योमकेश ने शांति से कहा, हमारे पास सबूत है प्रमोद। तुम्हारा पत्र, तुम्हारी मुलाकातें, तुम्हारे नकली गवाह और सबसे बढ़कर तुम्हारा खुद यहां आना। अब प्रमोद पूरी तरह घबरा चुका था। अगली सुबह प्रमोद को पुलिस के हवाले कर दिया गया। श्रद्धा चरण ने राहत की सांस ली। आपने फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई से कोई बच नहीं सकता व्योमकेश बाबू। व्योमकेश मुस्कुराए, ये सिर्फ सच्चाई की जीत है श्रद्धा चरण बाबू, खूनी नहीं, इंसाफ। प्रमोद पकड़ा जा चुका था। केस अब लगभग सुलझ चुका था, लेकिन व्योमकेश के मन में अब भी कुछ सवाल थे। सत्यवती ने धीरे से पूछा, अब तो प्रमोद जेल में है, फिर भी तुम कुछ सोच में डूबे हो? व्योमकेश ने सिर हिलाया। हाँ सत्यवती, गणेश ने हमें यह तो बताया कि उसे प्रमोद ने उकसाया था, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? डॉक्टर बसु ने चौंक कर कहा। आपका मतलब अभी भी कुछ छिपा हुआ है? व्योमकेश ने गंभीर स्वर में कहा। क्या अगर प्रमोद भी सिर्फ एक मोहरा था? श्रद्धा चरण ने चौंक कर पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? व्योमकेश ने प्रमोद की गिरफ्तारी के कागजों को ध्यान से देखा। तभी अचानक एक महत्वपूर्ण बात उनके ध्यान में आई। प्रमोद के पास इतनी जानकारी आई कहां से? सत्यवती ने कहा, शायद गणेश ने उसे दी हो। नहीं, व्योमकेश बोले, गणेश सिर्फ एक साधारण नौकर था। उसे वसीयत के बारे में कैसे पता चला? डॉक्टर बसु ने गहरी सांस ली। तो क्या कोई और भी इस साजिश में शामिल था? अब शक एक नए व्यक्ति पर जा रहा था। क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जो इस पूरे षड्यंत्र का असली सूत्रधार था? क्या प्रमोद सिर्फ एक और मोहरा था? प्रमोद पकड़ा जा चुका था, लेकिन व्योमकेश के मन में अब भी संदेह था। क्या वो असली मास्टरमाइंड था या उसके पीछे कोई और था? व्योमकेश ने प्रमोद की गतिविधियों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया। वो सिर्फ एक दूर का रिश्तेदार था, फिर उसे घर की इतनी गहरी जानकारी कैसे थी? डॉक्टर बसु ने कहा, आपका मतलब है कि घर के अंदर से ही किसी ने प्रमोद को जानकारी दी? व्योमकेश ने सिर हिलाया, बिल्कुल। और अब हमें यह पता लगाना होगा कि वो कौन था। मालती अब तक चुप थी, लेकिन अचानक उसने कहा, साहब एक अजीब बात याद आई। सभी उसकी ओर देखने लगे। हत्या के एक दिन पहले मैंने देखा था कि कोई देर रात तक मालिक के स्टडी रूम में था, लेकिन जब मैंने पास जाकर देखा तो वो दरवाजा जल्दी से बंद कर दिया गया। व्योमकेश ने पूछा, तुमने किसी को बाहर आते देखा? मालती ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन कुछ देर बाद जब मैंने फिर से झांका तो स्टडी रूम खाली था। वसीयत तक कौन पहुंच सकता था? व्योमकेश ने सोचा, वसीयत तक पहुंचने का अधिकार सिर्फ घर के कुछ ही लोगों को था। अब शक की सुई बहुत संकुचित हो चुकी थी। सत्य उजागर होने के कगार पर था। व्योमकेश ने श्रद्धा चरण से पूछा, आपके घर में कौन कौन स्टडी रूम की चाबी रखता था? श्रद्धा चरण ने गंभीर स्वर में कहा, सिर्फ मैं। और वो अचानक चुप हो गए। व्योमकेश ने कहा, कहिए श्रद्धा चरण बाबू, कौन? श्रद्धा चरण ने गहरी सांस ली। मेरी पत्नी। क्या असली अपराधी घर के अंदर ही था? क्या श्रद्धा चरण की पत्नी इस साजिश में शामिल थी, या ये सिर्फ एक संयोग था?
अब यह रहस्य अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रहा था। श्रद्धा चरण की पत्नी का नाम सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या सच में वो इस साजिश का हिस्सा हो सकती थी? श्रद्धा चरण बेचैनी से बोले, ब्योमकेश बाबू, ये असंभव है। मेरी पत्नी कभी ऐसा नहीं कर सकती। ब्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है कि यह सुनकर आपको झटका लगा होगा, लेकिन हमें सच्चाई तक पहुंचना ही होगा। व्योमकेश ने घर के सभी लोगों से सवाल जवाब शुरू किए। मालती ने बताया, मैंने उस रात किसी को स्टडी रूम में जाते देखा था, लेकिन अंधेरे में चेहरा साफ नहीं दिखा। डॉक्टर बसु ने कहा, शायद किसी और ने चाबी चुराई हो। व्योमकेश ने सिर हिलाया, संभव है, लेकिन हमें और ठोस सबूत चाहिए। अचानक सत्यवती बोली, अगर स्टडी रूम में कोई था तो शायद उसने वसीयत से जुड़ा कोई और दस्तावेज भी निकाला हो। ब्योमकेश ने तुरंत स्टडी रूम की तलाशी ली। कुछ देर बाद उसे एक अलमारी के पीछे फंसा हुआ एक पुराना लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, संशोधित वसीयत। ब्योमकेश ने कागज खोला और पढ़ते ही चौंक गए। ये वसीयत बदली गई थी और इसमें प्रमोद का भी नाम था। श्रद्धा चरण का चेहरा पीला पड़ गया। ब्योमकेश बोले, अब यह साफ हो चुका है कि किसी ने जानबूझकर वसीयत बदलवाई। प्रमोद सिर्फ एक मोहरा था, लेकिन असली मास्टरमाइंड कोई और था। डॉक्टर बसु ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर असली अपराधी कौन है? ब्योमकेश ने गहरी सांस ली और बोले, हमें अब असली गुनहगार से सीधा सामना करना होगा। नई वसीयत मिलने के बाद मामला पूरी तरह से पलट चुका था। अब यह साफ हो गया था कि प्रमोद सिर्फ एक मोहरा था। कोई और था जो पर्दे के पीछे से चाले चल रहा था। श्रद्धा चरण अब पूरी तरह से चिंतित नजर आ रहे थे। उन्होंने ब्योमकेश से पूछा, बाबू, क्या आपको लगता है कि मेरी पत्नी इस साजिश में शामिल हो सकती है? ब्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, मैं जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालूंगा, लेकिन इस साजिश में किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ है जिसे घर के मामलों की पूरी जानकारी थी। डॉक्टर बसु ने कहा, लेकिन नई वसीयत में प्रमोद का नाम आने का मतलब है कि उसे भी सब कुछ बताया गया था। क्या यह संभव है कि एक और गुप्त पत्र? ब्योमकेश ने स्टडी रूम में और भी गहराई से खोजबीन शुरू की। अचानक उन्हें एक पुरानी अलमारी के पीछे दबा हुआ एक और कागज मिला। वो एक पत्र था, काम हो जाने के बाद वसीयत को नष्ट कर देना। किसी को शक नहीं होना चाहिए। ब्योमकेश ने पत्र को ध्यान से देखा। पत्र के नीचे एक निशान था, एक आधा मिटा हुआ अक्षर एस। विकेश ने सबको देखा और बोले, अब मैं जानता हूं कि असली गुनहगार कौन है। सत्यवती ने उत्सुकता से पूछा, कौन? ब्योमकेश ने धीरे से कहा, सुधाकर। श्रद्धा चरण ने चौंक कर कहा, सुधाकर? लेकिन वो तो हमारा पुराना मैनेजर है। व्योमकेश बोले, हाँ, और वही इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड भी है। सभी चौंक गए। व्योमकेश के शब्द सुनकर पूरा कमरा सन्न रह गया। सुधाकर, पुराना मैनेजर जो वर्षों से इस घर का हिस्सा था, वही इस पूरी साजिश का असली सूत्रधार था। श्रद्धा चरण हतप्रभ थे। उन्होंने अविश्वास से कहा, ब्योमकेश बाबू, ये कैसे हो सकता है? सुधाकर तो मेरे पिता के समय से हमारे साथ था। ब्योमकेश ने गंभीर स्वर में कहा, यही तो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। श्रद्धा चरण बाबू, आप सभी उसे अपना समझते थे और इसी भरोसे का उसने फायदा उठाया। ब्योमकेश ने समझाया, सुधाकर वर्षों से इस संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठा था। जब उसे पता चला कि असली वसीयत में आपका नाम है, तो उसने इसे बदलने की योजना बनाई। डॉक्टर बसु बोले, तो क्या प्रमोद भी उसके इशारे पर काम कर रहा था? बिल्कुल। ब्योमकेश बोले, प्रमोद लालची था, लेकिन असली खेल खेलने वाला सुधाकर था। उसने प्रमोद को अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और गणेश को हत्या के लिए उकसाया। ब्योमकेश ने सभी सबूत सामने रखे। नकली वसीयत जो सुधाकर ने तैयार करवाई थी, गुप्त पत्र,
जिसमें एस का निशान था। गणेश का बयान, जिसमें उसने माना कि उसे किसी और ने उकसाया था। अब कोई शक नहीं था, सुधाकर ही इस साजिश का असली मास्टरमाइंड था। तभी दरवाजे पर तेज धमाके की आवाज हुई। सुधाकर, जो अब तक छिपा हुआ था, भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्योमकेश पहले से तैयार थे। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार होने से पहले सुधाकर चिल्लाया, हाँ, मैंने ये सब किया, ये सब मेरा हक था, लेकिन तुमने मेरे सारे सपने बर्बाद कर दिए। ब्योमकेश शांत स्वर में बोले, नहीं सुधाकर, ये इंसाफ की जीत है। सुधाकर और प्रमोद दोनों को जेल भेज दिया गया। श्रद्धा चरण को उनकी संपत्ति वापस मिल गई और न्याय की जीत हुई। लेकिन क्या यह मामला पूरी तरह खत्म हो चुका था, या कोई और राज भी अंधेरे में छिपा था? सुधाकर और प्रमोद की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन ब्योमकेश को अब भी लग रहा था कि कहानी का कोई सिरा बाकी रह गया है। एक शाम सत्यवती ने ब्योमकेश से पूछा, अब तो मामला सुलझ गया, फिर भी तुम इतने विचार में क्यों डूबे हो? ब्योमकेश ने धीरे से कहा, क्योंकि गणेश अब भी खामोश है। उसने हत्या की, लेकिन उसने कभी ये साफ साफ नहीं बताया कि उसे किसने उकसाया। डॉक्टर बसु ने कहा, क्या आपको लगता है कि सुधाकर के अलावा भी कोई और इसमें शामिल था? ब्योमकेश ने सिर हिलाया, संभव है, और हमें यह पता लगाना होगा। ब्योमकेश जेल में गणेश से मिलने गए। गणेश ने उनकी ओर देखा और धीरे से कहा, आप फिर आ गए बाबू? हाँ गणेश, एक आखिरी सवाल के लिए, ब्योमकेश ने कहा। गणेश चुप रहा। तुम्हें सुधाकर ने उकसाया था, ये हम जानते हैं, लेकिन क्या उसने अकेले ये योजना बनाई थी? गणेश ने ठंडी सांस ली और धीरे से बोला, साहब, मैंने जो किया उसका पछतावा है, लेकिन आप सही कह रहे हैं, सुधाकर अकेला नहीं था। ब्योमकेश सतर्क हो गए। तो कौन था? गणेश ने धीरे से कहा, श्रद्धा चरण बाबू का एक और रिश्तेदार, जिसने ये खेल शुरू किया था। ब्योमकेश चौंक गए। एक और रिश्तेदार? गणेश ने सिर हिलाया। हाँ साहब, नाम है नरेश। कौन है नरेश? क्या वो इस साजिश का असली सूत्रधार था? गणेश के शब्द सुनकर ब्योमकेश के दिमाग में एक नई गुत्थी बनने लगी। नरेश, लेकिन ये नाम अब तक कहीं नहीं आया था। ब्योमकेश ने श्रद्धा चरण से पूछा, आपके परिवार में नरेश कौन है? श्रद्धा चरण कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर बोले, नरेश मेरा दूर का चचेरा भाई है, लेकिन वो सालों पहले यहां से चला गया था। मुझे नहीं लगता कि उसका इस मामले से कोई संबंध है। आपकी उससे आखिरी बार कब बात हुई थी? ब्योमकेश ने पूछा। करीब 6 महीने पहले। उसने मुझसे कुछ पैसे उधार मांगे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया, श्रद्धा चरण ने जवाब दिया। ब्योमकेश ने गहरी सांस ली। तो हो सकता है कि वो इसी वजह से बदला लेना चाहता हो। अब सबसे बड़ा सवाल था, नरेश इस वक्त कहां है? ब्योमकेश ने गणेश से पूछा, क्या तुम जानते हो कि नरेश इस वक्त कहां है? गणेश ने सिर हिलाया। नहीं साहब, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उसने सुधाकर से कई बार मुलाकात की थी। शायद वो अब भी शहर में हो। ब्योमकेश और अजित ने पुलिस की मदद से शहर के होटलों और लॉज में नरेश की खोज शुरू की। कुछ घंटों की तलाश के बाद आखिरकार एक लॉज में उसके नाम से कमरा बुक मिला, लेकिन जब वे वहां पहुंचे, कमरा खाली था। क्या नरेश को भनक लग चुकी थी? ब्योमकेश ने कमरे की तलाशी ली। वहां एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें कुछ पन्ने फटे हुए थे, लेकिन बचे हुए पन्नों में एक दिलचस्प बात लिखी थी। सुधाकर के बाद अब अगला कदम उठाने का समय आ गया है। ब्योमकेश का माथा ठनका। तो इसका मतलब है कि नरेश अभी भी कुछ करने की योजना बना रहा है। नरेश का लॉज का कमरा खाली था, लेकिन उसकी डायरी ने एक नई चेतावनी दी। सुधाकर के बाद अब अगला कदम उठाने का समय आ गया है।
ब्योमकेश ने डायरी के पन्ने पलटे। उसमें कई जगहों के नाम लिखे थे, लेकिन सबसे जरूरी बात थी एक तारीख, जो कल की थी। मतलब नरेश कल कुछ करने वाला था। सत्यवती ने घबराकर पूछा, क्या वो अब भी किसी और पर हमला कर सकता है? ब्योमकेश ने गहरी सांस ली। संभावना तो है, और सबसे ज्यादा खतरा श्रद्धाचरण बाबू को है। ब्योमकेश, अजित और पुलिस तुरंत श्रद्धाचरण के घर पहुंचे। श्रद्धाचरण ने घबराकर कहा, ब्योमकेश बाबू, मैंने सोचा था कि मामला खत्म हो गया है। अभी नहीं श्रद्धाचरण बाबू, ब्योमकेश ने कहा। नरेश अब भी छिपा हुआ है और वो कुछ बड़ा करने की फिराक में है। ब्योमकेश ने घर की सुरक्षा बढ़ा दी। सभी चौकन्ने थे, लेकिन पूरी रात शांति से बीत गई। नरेश कहीं नहीं दिखा। सुबह होते ही पुलिस ने शहर भर में तलाशी शुरू कर दी। तभी अचानक एक नौकर दौड़ता हुआ आया। साहब, पीछे के दरवाजे के पास कुछ हलचल हुई थी। ब्योमकेश और पुलिस तुरंत वहां पहुंचे। एक छायाचित्र तेजी से भागने की कोशिश कर रहा था। रुको नरेश, ब्योमकेश चिल्लाए। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। नरेश फंस चुका था। गिरफ्तार होने के बाद नरेश चिल्लाया, हाँ, मैंने सब कुछ किया। सुधाकर मेरा मोहरा था, असली बदला मेरा था। श्रद्धाचरण ने अविश्वास से पूछा, लेकिन क्यों नरेश? नरेश ने गुस्से से कहा, तुम्हारे पिता ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। तुम्हें सब कुछ मिला और हमें कुछ नहीं। मैंने सुधाकर को उकसाया, वसीयत बदलवाई, लेकिन तुम अब भी बच गए। ब्योमकेश ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन अपराध का अंजाम हमेशा एक ही होता है, न्याय। नरेश को जेल भेज दिया गया। नरेश की गिरफ्तारी के साथ ही ये लगने लगा था कि पूरा मामला सुलझ चुका है, लेकिन ब्योमकेश के दिमाग में अब भी एक सवाल घूम रहा था। अगर नरेश ही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था, तो सुधाकर आखिरी वक्त तक वसीयत को जलाने की कोशिश क्यों कर रहा था? सत्यवती ने देखा कि ब्योमकेश अब भी विचारों में डूबे थे। अब तो अपराधी पकड़े जा चुके हैं, फिर भी तुम्हारी परेशानी कम क्यों नहीं हो रही? उन्होंने पूछा। ब्योमकेश बोले, सुधाकर और नरेश दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने ये योजना बनाई थी, लेकिन अगर सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा था, तो सुधाकर आखिरी वक्त तक वसीयत क्यों जलाना चाहता था? क्या कोई और राज भी छिपा है? ब्योमकेश पुलिस स्टेशन पहुंचे और नरेश से मिले। एक आखिरी सवाल नरेश, उन्होंने कहा। नरेश चुपचाप उनकी ओर देखता रहा। तुमने कहा कि तुम्हारा मकसद बदला लेना था, लेकिन वसीयत बदलवाने के बाद भी तुमने ये खेल जारी रखा। क्या सिर्फ धन दौलत ही कारण थी या कुछ और? नरेश हंसा। ब्योमकेश बाबू, तुम सच में बहुत तेज हो। हाँ, पैसा तो एक बहाना था, असली वजह कुछ और थी। क्या? नरेश ने धीरे से कहा। श्रद्धाचरण बाबू के पिता के पास एक और रहस्य था, एक ऐसा दस्तावेज जो अगर दुनिया के सामने आता तो पूरा मामला पलट सकता था। ब्योमकेश तुरंत श्रद्धाचरण के घर पहुंचे और स्टडी रूम की फिर से तलाशी ली। आखिरकार एक पुराने संदूक के कोने में एक पुराना दस्तावेज मिला। ये एक असली वसीयत थी, जिसमें लिखा था कि श्रद्धाचरण इस संपत्ति के असली मालिक नहीं थे। ब्योमकेश ने श्रद्धाचरण से कहा, आपके पिता ने शायद ये वसीयत बदल दी थी और इसी वजह से नरेश को बदला लेने का मौका मिला। श्रद्धाचरण ने दस्तावेज को ध्यान से देखा और गहरी सांस ली। तो क्या इसका मतलब है कि मैं इस घर का असली मालिक नहीं हूं? ब्योमकेश ने कहा, कानूनी रूप से यह मामला पेचीदा हो सकता है, लेकिन सच यही है कि नरेश और सुधाकर ने इसी दस्तावेज के कारण ये साजिश रची थी। नरेश की साजिश का पर्दाफाश हो चुका था, असली वसीयत भी मिल चुकी थी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, इस सच्चाई का क्या किया जाए? श्रद्धाचरण ने दस्तावेज को हाथ में लिया और गहरी सांस ली।
तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं इस घर और संपत्ति का असली हकदार नहीं हूं? व्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, कानूनी तौर पर यह मामला जटिल हो सकता है, लेकिन नैतिक रूप से यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। डॉक्टर बसु बोले, लेकिन यह दस्तावेज दशकों पुराना है, क्या यह अदालत में मान्य होगा? व्योमकेश ने सिर हिलाया। हो सकता है हाँ, हो सकता है नहीं, लेकिन सच को सामने लाना ही सबसे जरूरी चीज होती है। श्रद्धाचरण कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, अगर मेरे पिता ने ये वसीयत बदली थी तो जरूर कोई ठोस कारण रहा होगा। मुझे इस संपत्ति का मोह नहीं है, लेकिन मैं अपने परिवार की छवि को भी धूमिल नहीं करना चाहता। व्योमकेश ने मुस्कुराकर कहा, फैसला आपका है श्रद्धाचरण बाबू। न्याय हमेशा सिर्फ कानून के दायरे में नहीं आता, बल्कि इंसान की अंतरात्मा भी इसमें भूमिका निभाती है। श्रद्धाचरण ने फैसला किया कि वो इस दस्तावेज को नष्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसे अदालत के समक्ष रखेंगे। जो भी कानूनी फैसला होगा वो उसे स्वीकार करेंगे। नरेश और सुधाकर को उनके अपराधों की सजा मिल गई। गणेश को भी सजा हुई, लेकिन उसने हत्या के लिए जो पश्चाताप दिखाया, उसे देखते हुए उसकी सजा कुछ कम कर दी गई। जब सब कुछ खत्म हो गया, सत्यवती ने व्योमकेश से पूछा, अब तो मामला पूरी तरह हल हो चुका है ना? व्योमकेश हल्के से मुस्कुराए, हाँ सत्यवती, अब न्याय हो चुका है। इंसाफ ने अपनी राह पाली है, तो अब कुछ दिनों के लिए आराम करोगे? सत्यवती ने हंसते हुए पूछा। व्योमकेश ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, जब तक दुनिया में अपराध है तब तक सत्यन्वेषी को आराम कहा, और इसी के साथ खू ही नहीं, इंसाफ की रोमांचक जासूसी यात्रा समाप्त हुई। आप सुन रहे थे रोमांचक जासूसी कहानी व्योमकेश बख्शी, हत्यारा नहीं बल्कि न्याय का दूसरा और अंतिम भाग। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।